The work done in bringing a 20 coulomb charge from a point A to point B for a distance 0.2 मीटर is 2 जूल. The potential difference between the 2 points will be. ठीक है, आपको वर्क डन दिया है 2 जूल और किस चार्ज को मूव करा रहे हो वो भी दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं. तो बहुत ही सिंपल होता है, किसी भी चार्ज को मूव कराने में, स्लोली मूव कराने में जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आता है वो आपका आता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. कितना वर्क डन है तो वो 2 जूल है, कितने चार्ज को मूव करा रहे हो तो वो 20 कूलाम है, और आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 1/10 यानी 0.1 वोल्ट के बराबर आ रहा है. सो योर आंसर इज सी पार्ट. अब इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि डिस्टेंस का यहाँ कोई यूज़ नहीं हुआ. ये जो 2 मीटर डिस्टेंस थी वो हमारे लिए नॉन यूजेबल इन्फॉर्मेशन की तरह है. ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं है. अगर ये पूछा जाता है कि अगर वो रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये डिस्टेंस हमारे काम आती, लेकिन हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया तो ये हमारे किसी काम की नहीं है. सो योर आंसर इज सी पार्ट. If 4 into 10 is power 20 electron volt energy is required to move a charge of 0.25 coulomb between 2 points, what will be the potential difference between them? ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा. जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट का वही किसके बराबर होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू पोटेंशियल फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. कितना वर्क डन है तो वर्क डन किया 4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. कितने चार्ज को मूव करा रहे हो तो चार्ज 0.25 कूलाम मतलब 1/4 कूलाम चार्ज है इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको निकालना है. तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ ये 10 बचेगा, इस जीरो से ये पॉइंट गायब हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 16 यानी 256 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा. So your answer is B part. Kinetic energy of an electron accelerated in a potential difference of 100 volt. काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की अगर उसको 100 वोल्ट से एसलेट कर दिया जाए. तो अगर किसी क्यू चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट कराओगे तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है. ठीक, तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने 100 वोल्ट से एसलेट कराया है तो उसके पास जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी. और आपको आंसर जूल में चाहिए तो इसको जूल में लिख लेते हैं. तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखेंगे तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल. इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी. ए पार्ट. ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है is placed in an electric field produced by a point charge placed at point P. पॉइंट P पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. ठीक, कुछ नाम दे देते हैं उसको कैपिटल Q. और एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हमने ये रखा हुआ है और VA, VB और VC ये तीनों ABC पॉइंट के पोटेंशियल्स हैं और ABC जो है वो उसी स्फीयर की सरफेस पे है. तो जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है वो तो हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है. ठीक, तो ए, बी और सी इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे लाई कर रहे हैं और कंडक्टर की जो बॉडी होती है वो किसी भी तरह के फील्ड में रखी हो वो हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल होती है. सो योर आंसर इज डी पार्ट. ए का, बी का, सी का, तीनों का ही पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. टू अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2d. दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू. ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर ही है और उनके बीच की सेपरेशन है 2d. पोटेंशियल पूछ रहे हैं मिड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो वो जीरो होगा. सिंपल, कैसे समझिए. एक अनलाइक चार्जेस हैं तो एक को प्लस क्यू लिखेंगे और दूसरे को हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू. और इनके बीच की सेपरेशन थी ये 2d और आपसे मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से डिस्टेंस d होगी और यहाँ से डिस्टेंस d होगी. इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहे हैं. तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट का जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लस की वजह से होगा प्लस के क्यू बाई डी और इसकी वजह से होगा माइनस के क्यू बाई डी. और जब दोनों को नेट ऐड करके नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो योर आंसर इज ए पार्ट. जितना उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही उस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया आपका, जीरो.
टू स्फीयर्स ए और बी ऑफ रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बनाएंगे। दो स्फीयर हैं, एक मान लिया स्फीयर ए है, एक स्फीयर मान लिया बी है। इनकी रेडियस भी इसी हिसाब से दी है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है, और दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक, मान लिया इस पे चार्ज है क्यू ए और इस पे चार्ज है क्यू बी, और दोनों का पोटेंशियल सेम है, और चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो जरा बनाते हैं पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल होगा के क्यू ए, के की वैल्यू भी डालते हैं। ठीक है, 1/4πε0 क्यू ए अपॉन आर ए के बराबर है, और यही पोटेंशियल, इतना ही पोटेंशियल दूसरी वाली सरफेस का है, दूसरे स्फीयर का है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बी अपॉन बी। तो एप्सिलॉन नॉट से हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट काट रहे हैं, मैंने 4π से 4π नहीं कैंसिल किया है, क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में उसका यूज आएगा। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें ए से ऊपर मल्टीप्लाई और ए से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें बी से मल्टीप्लाई और इसमें बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये 4πa² ये बन गया सरफेस एरिया, और सरफेस चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड करोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ए इंटू ए इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बनेगी सिग्मा बी इंटू बी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो आपसे पूछा गया है सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, उनके रेडियस के इनवर्स रेशियो के बराबर आ रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड चार्ज टू 50 वोल्ट is connected in parallel with another capacitor of 1 microfarad charged to 20 volt. The common potential and loss of energy will be, देखिए क्या है, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का और कितने वोल्ट से चार्ज किया है? 50 वोल्ट से चार्ज किया है। तो इस पे चार्ज कितना आया होगा? मान लिया इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, कितना चार्ज आया होगा? Q1 अगर मैं कहूँ तो Q इक्वल टू होता है CV, तो 100 माइक्रो कूलाम का चार्ज आया होगा। दूसरा कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का और इसको चार्ज किया 20 वोल्ट से, और इसमें भी मैं यही मान रहा हूँ कि ये पॉजिटिव सरफेस है, नेगेटिव सरफेस, इस पर कितना चार्ज आया होगा Q2, तो Q इक्वल टू CV, इस पर आया होगा 20 माइक्रो कूलाम का। फिर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब कुछ दिया नहीं है स्पेशल, तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं इनको। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? तो जो नेट पोटेंशियल होगा आपका, वो आपका हो जाएगा Q नेट अपॉन C नेट, ये नेट पोटेंशियल होगा। Q नेट कितना होगा? तो Q नेट हो जाएगा Q1 प्लस Q2 120 माइक्रो कूलाम, और C नेट जो होगा वो होगा C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो जो कॉमन पोटेंशियल आया वो 40 वोल्ट आया। क्लियर? तो 40 वोल्ट तो 2 में आंसर दिया हुआ है। तो अब हम निकालेंगे लॉस इन एनर्जी। तो लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालनी होगी, सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालनी होगी और माइनस करना होगा। तो यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, पहले निकालेंगे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, तो हाफ CV² का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाफ C कितना है 2 और V² करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, प्लस नीचे वाले का हाफ C कितना है 1 और V² करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो ऊपर तो हुआ 2500 और नीचे हुआ 200, तो टोटल आ गया आपका 2700, और मैंने कैपेसिटर माइक्रोफैरड में ही डाला है तो एनर्जी माइक्रो जूल में आएगी आपकी। पोटेंशियल तो हमने वोल्ट में ही डाला है, लेकिन कैपेसिटेंस जो था वो हमने माइक्रोफैरड में डाला है, तो जो आंसर आएगा फाइनली वो माइक्रो जूल में आएगा। तो ये होगी इनिशियल एनर्जी 2700 माइक्रो जूल। अब जरा फाइनल एनर्जी निकालते हैं। तो फाइनल एनर्जी आप ये कर सकते हो हाफ C नेट इंटू वी नेट का स्क्वायर, क्योंकि वी नेट हम निकाल चुके हैं। तो हाफ C नेट कितना होगा? पैरेलल में 2 और 1 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। माइक्रो ही रखते हैं ताकि आंसर माइक्रो जूल में आएगा। और पोटेंशियल 40 वोल्ट है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम? 800 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 2400 माइक्रो जूल। ठीक, तो लॉस कितना हुआ? लॉस इन एनर्जी कितना हुआ? तो लॉस जो होगा वो होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो इट इज 300 माइक्रो जूल, इतनी एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर? एकदम सिंपल है। हमने सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाली, फिर हमने फाइनल एनर्जी निकाल दी, माइनस कर दिया, लॉस पता लग गया आपको।
तो 40 वोल्ट तो पोटेंशियल है कॉमन, और जो लॉस है वो 300 माइक्रोजूल का लॉस है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। In a electric field of a point charge q, a certain charge is carried from point A to B, C, D and E. A से एक बार हम B तक लेके जा रहे हैं, एक बार हम C तक लेके जा रहे हैं, एक बार D तक लेके जा रहे हैं, एक बार E तक लेके जा रहे हैं, और इसके सेंटर पे ये Q चार्ज है। ये जो सेंटर पे है ये प्लस Q चार्ज है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी स्फीयर के सेंटर पे एक Q चार्ज है और उस Q चार्ज के फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को मूव करा रहे हैं, किसी एक ए सर्कमफ्रेंस पे ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट बी तक मूव करा रहे हैं, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन तो हमेशा होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो। मान लिया आप क्यू डैश चार्ज को मूव करा रहे हो, तो जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब सिंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का ही पोटेंशियल सेम होगा। ये भी रेडियस आर के बराबर डिस्टेंस पे, ये भी रेडियस आर के बराबर डिस्टेंस पे। ए का पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर होगा, बी का पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर होगा, और जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन तो जीरो होगा। तो ए से बी ले जाने में ही वर्क डन जीरो होगा, ए से सी ले जाने में ही वर्क डन जीरो होगा, ए से डी और ए से ई, ए से बी सी डी ई कहीं भी ले जाओ, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज विल बी जीरो। तो क्या आंसर बनेगा? इज जीरो along all the path A, B, A, C, A, D और A. क्लियर? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E नॉट है along the positive x direction. If the potential is 0 at x is equal to 0, then the potential, then its value at x is equal to plus x will be. डायग्राम बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव x डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ है, मैं ए कह देता हूँ इसको, ओरिजिन पे है, x इक्वल टू 0 पे है, और ए का पोटेंशियल वी ए आपको 0 मानना है। और दूसरा कोई पॉइंट बी है जो कि x इक्वल टू एक्स पे है, और इसका पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है ई नॉट। तो कई तरीके हैं, आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो इसको मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हो। देखिए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और आप आगे वाले पॉइंट का निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल होती है। यानी ए और बी में पूछूं तो बी का लोअर पोटेंशियल होगा, ए का हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो बी लोअर हुआ। तो अगर ए का ही पोटेंशियल आपने 0 कह दिया तो बी का पोटेंशियल होगा निगेटिव, पॉजिटिव होगा नहीं। इसका मतलब आंसर ए भी नहीं बनेगा, आंसर सी भी नहीं बनेगा। ठीक, दूसरी बात, पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन इनटू डिस्टेंस की डायमेंशन होती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं? वोल्ट पर मीटर। तो जो पोटेंशियल की डायमेंशन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन इनटू डिस्टेंस की डायमेंशन होगी। बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर बी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस की पावर 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आएगी। इसका मतलब डी पार्ट तो आंसर बनेगा नहीं, आंसर बनेगा बी पार्ट। ठीक है, दो लॉजिक हमने लगाए। पहली बात तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस की पावर 1 जो है वो पोटेंशियल की डायमेंशन बनती है, तो एक्स स्क्वायर वाला आंसर बनेगा नहीं। ठीक, बाकी अब हम पूरा फॉर्मूला लगा के सेटल करेंगे इसको। देखिए कैसे कर रहे हैं। यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस ई डॉट आर। आर आपका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसको इंटीग्रेट करके डी आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तो यूनिफॉर्म है, चल जाएगा। तो ये पॉइंट आपका इनिशियल है और ये पॉइंट आपका फाइनल है। तो वी आपको निकालना है और इनिशियल का पोटेंशियल 0 है, इज इक्वल टू माइनस ई कितना है? तो ई है ई नॉट आई कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है एक्स आई कैप। देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? एक्स, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो ये एक्स आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स की तरफ है तो ये ई नॉट आई कैप। तो कितना आएगा फिर ये आंसर?
तो ये आ जाएगा माइनस ई नॉट एक्स। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब चलेगा, कब चलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। Two positive point charges 12 and 5 microcoulomb are placed 10 cm apart in air. The work done needed to bring them 4 cm closer. तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि 4 सेंटीमीटर पास लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और इसमें कन्फ्यूजन यही था कि दोनों को 4-4 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हैं कि टोटल 4 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हैं। मतलब फाइनल डिस्टेंस दोनों के बीच की 2 सेंटीमीटर बची है कि 6 सेंटीमीटर बची है। वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल यही होता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने तो ये माना था कि शुरुआत में दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर सेपरेशन है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर दोनों को क्लोजर लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब फाइनल सेपरेशन दोनों के बीच में 6 सेंटीमीटर होगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो, इनिशियल का लिखो, माइनस करो, वर्क डन आपको मिलेगा। और नहीं अगर मिले आंसर तो आपको क्या करना है, ई पार्ट बना के आंसर लिख लेना है। इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था कि ये दोनों को 4-4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया है। अगर दोनों को 4-4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देंगे तो उनके बीच का गैप तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक, तो इसमें क्लियर नहीं है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज ऑफ 3 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी। देखिए क्या है, 3 कूलम का चार्ज और कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उसने, 3000 न्यूटन। तो आप तुरंत वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये आपका आ जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं और दोनों पॉइंट जो हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा वी, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर वाला फॉर्मूला। ठीक, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेता हूँ, ये आपका इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं, ये हम फाइनल पॉइंट बना लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा माइनस ई कितना है, 1000 आई कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका हुआ 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 आई कैप। सो इट इज़ माइनस 10 वोल्ट। अब माइनस इसलिए आया है क्योंकि आपने इनिशियल पॉइंट इधर लिया और फाइनल इधर लिया। फाइनल का लोअर पोटेंशियल होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे है, और इनिशियल का हायर पोटेंशियल होगा। तो ये आंसर आया 10 वोल्ट। बट वो प्लस माइनस नहीं, वो सिर्फ डिफरेंस पूछ रहे हैं, कितना डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस तो 10 वोल्ट का डिफरेंस है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगर यहाँ स्पेशली पूछा जाए कि इसका ज़्यादा होगा किसका ज़्यादा होगा, तो इनिशियल वाले पॉइंट का पोटेंशियल फाइनल वाले पॉइंट से 10 वोल्ट ज़्यादा होगा। A particle A has a charge plus q and a particle B has a charge plus 4q with each of them having the same mass m। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, एक A है और एक B है, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, एक पे Q है और एक पे प्लस 4q है, लेकिन मास दोनों का सेम है, m और m। दे आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट किया जा रहा है या गिराया जा रहा है, डेल्टा वी से दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट कराया जा रहा है। तो स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप मुझे काइनेटिक एनर्जी बताइए। अगर क्यू चार्ज को डेल्टा वी से एसलेट कराएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्यू डेल्टा वी होगी, और इसमें 4q चार्ज को डेल्टा वी से एसलेट कराएंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4q टाइम्स डेल्टा वी होगी। तो सीधी सी बात ये है कि मास तो दोनों का सेम है। देखिए मास तो दोनों का क्या है, सेम। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना है तो इसकी स्पीड 2 गुना होगी। ये समझ में आया आपको? अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ एम वी ए का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, हाफ एम वी वी का स्क्वायर, और दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो वी ए अपॉन वी वी जो आएगा वो आपका 1:2 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट ले लिया है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Three particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं और तीनों का चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम, और उनको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम
10 माइक्रोकूलाम, और सेपरेशन और जो साइड्स की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर है। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो बहुत ही आसान है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो बेसिकली इसमें एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे 3 पेयर क्रिएट हो रहे हैं आइडेंटिकल। ठीक है, ट्राइंगल में कितने पेयर क्रिएट होते हैं? 3। स्क्वायर अगर शेप होती तो उसमें 6 पेयर क्रिएट होते हैं। ठीक है, 4 तो साइड वाले होते हैं और 2 डायगोनल वाले होते हैं। तो हम एक पेयर की लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा? के कितना होगा? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 इंटू 10⁻⁶। Q2 वो भी 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 इंटू 10⁻⁶, अपॉन R कितना है? 0.1। क्लियर? तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 9 की जगह 10 पावर हो जाएगी, 11 पावर और 12 पावर, और ये 12 पावर माइनस 12 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 27 जूल आंसर निकल के आ रहा है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक मास है 20 ग्राम, चार्ज दिया है आपको मिली कूलाम, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो दिया। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और वो किसी रीजन में एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ दिया है 80 न्यूटन पर कूलाम, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं आफ्टर 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो बहुत आराम से समझिए, Q इंटू ई होगा फोर्स, और फोर्स अपॉन मास बनेगा एक्सेलरेशन। तो आप इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। इनिशियल वेलोसिटी 20 पता है और 3 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो हम इक्वेशन क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, u पता है आपको कितना है? 20। a आप निकाल ही लोगे यहाँ से इस इक्वेशन से, और टाइम कितना है? 3 सेकंड। a निकाल ही लेते हैं साथ में। q है आपको 3 मिली कूलाम 10⁻⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको 80 न्यूटन पर कूलाम, और मास दिया है 20 ग्राम। ग्राम है तो 10⁻⁻3। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 20 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो ये बनेगा 36। तो आपका आंसर आएगा 56 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? 4 identical charges 50 microcoulomb each are placed one at the each corner of square of side 2 मीटर। ठीक है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं और इस तरह से ये रखे हुए हैं। चारों जो हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हैं इस तरह से। कितने हैं? 50 माइक्रोकूलाम, और साइड है 2 मीटर, 2 मीटर की साइड है। ठीक है, चारों 50 माइक्रोकूलाम है। अब पूछ रहे हैं हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अनदर चार्ज ऑफ प्लस 50 माइक्रोकूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं कहाँ तक? उसके सेंटर तक। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन जो होगा वो वही होगा जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक, किस चार्ज को मूव करा रहे हो? तो वो है 50 माइक्रोकूलाम। ठीक, अब फाइनल पॉइंट तो इसका सेंटर है। अब सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा? तो आप समझिए जरा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो साइड इसकी अगर 2 मीटर है तो डायगोनल बनेगा 2√2। डायगोनल टोटल कितना बनेगा? 2√2, और उसका आधा जो होगा वो होगा √2। तो ये √2 मीटर डिस्टेंस होगी। और अगर ये क्यू चार्ज है 50 माइक्रोकूलाम भी, ये भी 50 माइक्रोकूलाम ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? तो फॉर्मूला लगेगा KQ/R। और ऐसे 4 चार्जेस हैं KQ/R, और ऐसे कितने चार्जेस हैं? 4, 1 2 3 4। तो टोटल सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा 4 इंटू KQ/R। और लेके कहाँ से आ रहे हैं? इन्फानाइट से, तो इन्फानाइट का पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो ये बन गया 4, K कितना है? 9 इंटू 10⁹। तो ये बन जाएगा 4K, K की वैल्यू डाली, Q कितना है? 50 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 अपॉन R जो है वो डिस्टेंस थी √2 मीटर, और लेके कहाँ है? इन्फानाइट से, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। अब जरा इसको सेटल करते हैं और देखते हैं लगभग कितना आंसर आने वाला है। तो 10 की पावर 9 ये है, 10 और 11। ठीक, और ये 10 की पावर -12 है, तो 10 की पावर -1 बचेगा इधर, अपॉन √2 नीचे बच रहा है। और ऊपर क्या बचेगा? तो ये 5 है इंटू 4 है इंटू 9 है इंटू 5 है। तो ये 5 20 इंटू 5 ये 100 हो जाएगा। तो 100 को कैंसिल करेंगे 10 की पावर -1 से, तो 10 बचा, और 9 तो 90 अपॉन √2 आंसर आ रहा है।
रूट टू की वैल्यू 1.4, अगर हम रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 रूट टू अपॉन टू, टू से कैंसिल करेंगे तो 45 रूट टू, तो 45 इंटू 1.4 है, जो लगभग आंसर जो आपका आएगा वो लगभग 64 के आसपास आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट।